जैसे कि आप सबकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाऊं, तो हालांकि मेरा एम था कि पहले मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊं। तो लगभग 2-2 चैप्टर सभी के हो गए हैं, अभी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पोर्शन के एक ही हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी, जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम आप जैसे ही चैप्टर खत्म हो उसके ओटी, खाली स्थान, ये सब करवा दें। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए, चूंकि कल अध्याय 15 समाप्त हुआ था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके क्वेश्चन आंसर कुछ आपको बताने का प्रयास करूँ। आप लोग स्वयं भी निकालने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि सारा पका पकाया खाने की आदत डालेंगे तो हमेशा आपको समस्या आएगी। ठीक है, तो आप देखो, आप हालांकि मैंने दिया हुआ है हमारे जो अध्याय 15 के क्वेश्चन है उसमें सही विकल्प है, आपके खाली स्थान है और वन लाइनर वाले क्वेश्चन है। तो मैं ये थोड़ा सा आपको बताने की, बड़े क्वेश्चन तो यहाँ करवाना संभव नहीं है, काफी लंबा हो जाएगा, फिर आपका सिलेबस पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है जिसमें आते हैं कि 4 विकल्प हैं और हमें किसी एक को चुनना है। तो आओ देखते हैं, पहले प्रश्न देखें। आर्थिक विकास का परिणाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जीवन स्तर में सुधार, दूसरा है आर्थिक कल्याण में वृद्धि, तीसरा है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और चौथा है उपयुक्त सभी। अब आप थोड़ा दिमाग लगाएं और खुद से करने की कोशिश करें, आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया था विकास, आर्थिक विकास, उसके बारे में। तो ये देखो, आप जीवन स्तर में सुधार, आर्थिक कल्याण, जीवन प्रत्याशा और उपयुक्त सभी। तो चूंकि आर्थिक उसका विकास का परिणाम तभी आर्थिक विकास माना जाता है जब ये सारी चीजें होती हैं, यानी जीवन स्तर में सुधार भी हो, जीवन प्रत्याशा भी हो और आपकी जो है कल्याण भी हो, आर्थिक कल्याण भी उससे जुड़ा हुआ हो। तो ये सब चीजें मिलाकर माना जाता है कि एक राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र है। ठीक है, तो ये अपन इसमें आंसर देंगे उपयुक्त सभी, यानी चारों चीजें। ठीक है, तो चारों चीजें इसमें आ जाएंगी। ये तीनों जब शामिल होंगी तो चारों चीजें, यानी तीनों इसके जो है मानक चीजें हैं, तब अपन मानेंगे कि ये आर्थिक विकास का जो है परिणाम है। ठीक है, आर्थिक विकास होता है तो ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दूसरा, वो है देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना किस आधार पर की जाती है? मैंने आपको बताए थे, वीडियो बनाया था, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, इसका पूरा वीडियो है। अगर आप अटके तो उसको जरूर देख लें, इसलिए मैं टुकड़ों में बनाती हूँ। ठीक है, तो कैसे निकाली जाती है? इसमें ऑप्शन है उस देश की जनसंख्या से, विश्व की जनसंख्या से, राज्यों की जनसंख्या से या अन्य देश की जनसंख्या से। ठीक है, अब आप थोड़ा सा प्रश्न को समझें, प्रश्न समझना बहुत आवश्यक होता है। कई बार हम अति उत्साह में ना और फटाक से कर जाते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना, यानी किसी पर्टिकुलर देश की आय की गणना हम कैसे करते हैं? तो स्वाभाविक है उस देश की जनसंख्या से ही करेंगे ना। विश्व की जनसंख्या या राज्यों की जनसंख्या, अन्य देश की जनसंख्या से क्या लेना देना है उसका? चूंकि देश की जनसंख्या निकाल रहे हैं तो पहले आप क्रॉस करो, राज्यों की जनसंख्या का उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि देश की जनसंख्या की बात हो रही है। चूंकि देश की जनसंख्या की बात हो रही है, इसकी विश्व की जनसंख्या से भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और चूंकि एक देश की जनसंख्या की बात हो रही है तो अन्य देशों से भी उसका कोई लेना देना नहीं है। जब हमने ये तीनों काट दिए, क्रॉस हो गए, तो अब हमारे पास कौन सा बचा? उस देश की जनसंख्या से। ठीक है, तो ये भी देखें क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक के साथ साथ ये भी देखें कौन सा नकारात्मक है। कई बार जब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं तो अटक जाते हैं, दो ऐसे ये पता है ये नहीं ये नहीं, लेकिन एक ऐसा लगता है दो में कि ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। तो उस स्थिति तक आने के लिए भी जरूरी नहीं है कि हम सारे ऑब्जेक्टिव आप पेपर में करने हैं और सारे आपको आ जाए, ये संभव नहीं होता। हम लोगों के लिए भी नहीं होता था, अभी भी नहीं होता जब कोई एग्जाम देते हैं कि सारे ऑप्शन हमें बिल्कुल क्लियरली आए। कुछ आते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हमें ये पता है कि ये नहीं है। मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे पता है कि ये तो नहीं है, अक्सर इसका सही होते हैं, क्योंकि ये पता है ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये है ना। अगर हमें ये पता है कि ये नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा ये सामने आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। तीसरा जो मेरा प्रश्न है वो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना है? जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है ना, भारतीय मूल के हैं, तो इन्होंने क्या माना है विकास का आधार? संपन्नता को, आत्मनिर्भरता को, जन कल्याण को या फिर विदेशी व्यापार को? किसको माना है कि किसी देश में बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता है तो वो देश विकसित माना जाएगा, या फिर सारे जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो उसको माना जाएगा, या फिर जन कल्याण की बहुत सारे काम वहाँ होते हैं उसको विकसित माना जाएगा, या फिर
जिस देश का विदेशी व्यापार बहुत अच्छा हो उसको विकसित माना जाएगा। तो प्रोफेसर अमित सेन ने जो है जन कल्याण या आर्थिक कल्याण, आपकी बुक में आर्थिक कल्याण लिखा है। अब आप कहेंगे ये तो ऑप्शन मैडम इसमें दिया ही नहीं है। बिल्कुल सही है, आपकी भाषा में कि आपके स्तर पर आप जो है ऐसे समझ विकसित करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि मैं आपके लेवल पर जाकर सोच पा रही हूँ कि बच्चों को क्या कठिनाई आती है। तो उसमें लिखा है आर्थिक कल्याण के आधार पर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जो है विकास का आधार माना है। तो आप ये जो, चूंकि इसमें कहीं भी आर्थिक कल्याण नहीं लिखा है, नहीं जन कल्याण लिखा है, कल्याण लिखा है, तो अपन ये वाला ऑप्शन जो चौथा है उसको मानेंगे, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं, उनकी नजरों में जो अमर्त्य सेन है उनकी नजरों में ये जरूरी नहीं कि संपन्न है तो विकसित है, ठीक है। तो इस तरह से जन कल्याण को उन्होंने या आर्थिक कल्याण को उन्होंने इसका कारण माना। तो हमारा ऑप्शन है तीसरा वाला, ठीक है, ये राइट है। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है विकसित राष्ट्रों में संसाधनों का उपयोग होता है, कैसे होता है? अति अल्प यानी बहुत कम, बिल्कुल नहीं यानी होते ही नहीं है, थोड़ा बहुत यानी थोड़ा बहुत उपयोग करते हैं वो संसाधनों का, और एक होता है बहुत अधिक। तो ये चार विकल्प हैं। तो विकसित राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं? संसाधनों का समुचित विदोहन, अधिक से अधिक विदोहन करते हैं, तभी वो विकास की राह में आगे बढ़ते हैं, है ना। संसाधनों का औचित्यपूर्ण उपयोग करके ही हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और उससे ही जो है विकास प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो है वो आएगा क्या? बहुत अधिक ही आएगा। हालांकि इसमें मेरा जो मत है कि बहुत अधिक शब्द ना यूज करके होना चाहिए संसाधनों का समुचित विदोहन, इसका जो सही होना चाहिए। पर चूंकि यहाँ ऑप्शन में वो नहीं है तो हमारा ऑप्शन होगा बहुत अधिक, है ना, बहुत अधिक विदोहन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न जो हमारा है यही बहुविकल्पी में है, ठीक। पांचवा प्रश्न क्या कहता है वो हम देखें। ऐसे ही आप लोग ऑब्जेक्टिव करना सीखें। हम कैसे निकालते हैं? हम ऐसे निकालते हैं, अरे हमें तो ये वाला आ ही नहीं रहा, जैसे ही प्रश्न पढ़ा वैसे ही हमने कहा अरे इस वाले में तो हमको आते ही नहीं। तो जब आप सारे आने वाले प्रश्न कर लें उसके बाद आप ये देखें कि ये प्रश्न को थोड़ा पढ़ के समझें। पहले तो प्रश्न को समझने ही आवश्यक होता है। अगर आपने प्रश्न समझ लिया तो उत्तर तो आप खोज ही लेंगे, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। आगे है भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, भारत में अब तक पूर्ण हुई पंचवर्षीय योजनाएं हैं। पंचवर्षीय योजनाएं है ना, यानी कितनी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक भारत में पूर्ण हो गई हैं? तो उसका पहला विकल्प है आपका 5, दूसरा है 10, तीसरा है, अभी किताब में जो तीसरा विकल्प दिया हुआ है वो है 15, या फिर चौथा विकल्प क्या 12। तो हमने आपको कल जो वीडियो बनाए थे उनमें दिखाया था कि भारत में कुल अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण कर चुके हैं 1951 से लेकर 2017 तक। 2017 के बाद हमारी अभी अगली पंचवर्षीय योजना नहीं आई है। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है, बार बार बताती हूँ आपको जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। 1 जनवरी 2015 से अब योजना आयोग का स्थान जो है वो नीति आयोग ने ले लिया है। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये नहीं आया आपकी बुक में नहीं दिया तो आएगा नहीं, आ सकता है क्योंकि इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया। अभी अगली 13वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं हुई है, अभी वो नीति आयोग ही अपने हिसाब से काम कर रहा है, जो भी प्लानिंग वो बना रहा है उसको काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो रहेगा 12, है ना। चौथा ऑप्शन जो है हमारा कि भारत ने अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण की है, तो वो है 12, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, हमारे प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति पर आते हैं। तो इसको पहले मिटा लूँ मैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी खाली स्थान भरिए। अच्छा, खाली स्थान होता है तो उसमें आगे और पीछे सब कुछ लिखा होता है, हमको बस बीच का जो शब्द है वो ढूंढना होता है कि क्या जोड़ के ये वाक्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है, कीजिए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से पूरा कर पाए, है ना, कीजिए। तो पहला लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास से जनता के
आर्थिक विकास से जनता के, अब आया डैश डैश डैश, ठीक है, और उसके बाद है स्तर में वृद्धि होती है, स्तर में वृद्धि होती है। अब काय के स्तर में वृद्धि होती है ये बताओ। आर्थिक विकास जब होता है तो जनता के स्तर में वृद्धि होती है। कौन से स्तर में वृद्धि होती है? शिक्षा के स्तर में, आर्थिक स्तर में या काय में। तो अगर इनमें भी होती है तो इन सब से क्या होता है? जीवन स्तर हमारा ऊंचा होता है। तो आर्थिक विकास से जनता के, तो यहाँ हमारा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में जीवन स्तर से स्तर में वृद्धि होती है ना। आर्थिक विकास क्यों करते हैं, क्यों होता है, क्यों योजनाएं बनाते हैं कि आर्थिक विकास होगा तो जनता के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरा जो हमारा है सेकंड नंबर का, उसमें लिखा है कि भाई इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष, इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन वर्ष डैश 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 है ना, और मैं हुआ है, यानी ये वर्ष पूछ रहे हैं कि कौन सा वो वर्ष था जिसमें इंडिया विजन का प्रकाशन हुआ है। तो मैंने आपको कल बताया था इंडिया विजन 2020 क्या है कि एक मानक तैयार किए थे कि 2020 तक ये चीज़ें वो प्राप्त कर लेंगे ना, सारी चीज़ें। तो उसका वर्ष क्या था, कब ये प्रकाशित हुआ था? 2020 में। तो चूंकि लिखी है इंडिया विजन 2020 ऑब्वियसली 20 के लिए है लक्ष्य, है ना। तो ये था 2003 में, यानी 17 वर्ष के लिए उन्होंने प्लान किया था कि 17 वर्षों में हम ये स्तर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा है खाली स्थान, वो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक का निर्माण किसने किया है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का निर्माण है ना। और उसके बाद है डैश 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 है ना, और ने किया है। तो किसने किया है ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने, मैंने बताया था आपको कि 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऐसे मानक निर्मित किए जिनके आधार पर ये पता लगाया जाए ये वाला देश विकसित है, ये विकसित है, ये विकासशील, ठीक है। तो किसने किया है निर्माण सूचक का? संयुक्त, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये जगह लिखी हुई था ना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका निर्माण किया है। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो है कि विश्व बैंक के अनुसार विकसित देश वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्र वह है, ठीक है, यह वह है जिसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो, वो उसमें पूछा है कि एक मानक बताया था ना कि वो इतनी आय होगी तो जो है आप विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे, ये आय होगी तो विकासशील देश की या विकसित श्रेणी में। तो कितनी है? 4,53,000 है ना, 4,53,000 जो है आय है, तब वो व्यक्ति जो आय वाले जो है विकसित राष्ट्र, यानी जिसकी आय जो है 4,53,000 होगी, जिस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 है, वार्षिक आय की बात कर रहे हैं ये, तो वो राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। और जिनकी आय 37,000 या उससे कम है वो कौन से राष्ट्र? विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र, ठीक है। और पांचवा जो है हमारा वो है 10वीं योजना का कार्यकाल पूछा है इन्होंने, 10वीं योजना का कार्यकाल, 10वीं योजना का कार्यकाल तो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है ये, है
यहाँ चूंकि जब भी किसी योजना बनती है तो हमारा वित्तीय वर्ष जो है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी जो 2020 की जो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हमारा एक वित्तीय वर्ष, यानी किसी एक साल में नहीं होता, दोनों साल इसमें जुड़े हुए होते हैं, है ना, इसको वित्तीय वर्ष माना जाता है। तो कब से माना गया ये? 1 अप्रैल कब से? 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, है ना, तक पंचवर्षीय योजना का 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2020 से, ये आपको थोड़ा वैसे लगेगा, 2002 से 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक जो है हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल था। तो आपका 5वें का आंसर ये है। ठीक है, आइए अब अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं, जो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको मैं और करवा दूं। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तो अभी यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न भी चूंकि एक लाइन के होते हैं लगभग, तो उनको भी हम अभी ले लेते हैं। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न में यहाँ करवा पाऊँ। तो है अब अति लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? वणिकवाद के अनुसार जो है वणिकवाद के अनुसार आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास का क्या अर्थ है ना, यानी क्या वणिकवाद जो है ना, शुरू में ही दिखाया मैंने, शुरू के पहले पेज पर ये है कि बड़े प्राचीन काल में ये लोग जो है इसको आर्थिक विकास मानते थे, ये इसको आर्थिक विकास, सभी जो अर्थशास्त्रियों के कुछ विजन भी दिए हुए हैं, उनके वो दिए हैं विचार कि इसको आर्थिक विकास मानते हैं। तो जो वणिकवाद यानी फ्रांस की जो वणिक वर्ग था, उनका विचार क्या था? तो इसका उत्तर है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर है कि सोना चांदी की प्राप्ति को, सोना चांदी की प्राप्ति को ये विकास का आधार मानते हैं, है ना, यानी जितना ज्यादा सोना चांदी प्राप्त कर लेगा जो राष्ट्र, वो उतना विकसित राष्ट्र माना जाएगा। ये फ्रांस के वणिकवाद का जो है मानना था। ठीक है, प्रश्न हमारा दूसरा है, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? किस समय अवधि में की जाती है? ठीक है, तो ये कब की जाती है? क्योंकि मैंने कहा कि भारत में हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो कब से होता है? वो 1 अप्रैल से होता है। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हम कहेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3 देख लें हम। प्रश्न नंबर 3 है कि मानव विकास सूचकांक की गणना जो है वो किस आधार पर की जाती है? मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर होती है? ये होती है कि पहला तो है कि उसकी क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है ना, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहला हम लिखेंगे कि जीवन प्रत्याशा। ठीक है, पहले अपन इसमें लाएंगे जीवन प्रत्याशा। वैसे भौतिक अभौतिक सब आते हैं, पर जीवन प्रत्याशा। ठीक है, और शिक्षा दर, है ना, स्वास्थ्य दर, और उसके अलावा आपका जो है
सकल घरेलू उत्पाद, ये भी इसमें आ जाएगा ना, सकल घरेलू उत्पाद भी इसमें आ जाएगा, घरेलू उत्पाद। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सकल घरेलू उत्पाद। मेन जो मानव विकास सूचकांक है वो कहता है कि भाई आपका जीवन स्तर पे मानक क्या है, कितना अच्छा स्वास्थ्य आप दे रहे हैं, शिक्षा स्तर दे रहे हैं, जीवन स्तर क्या है, कितना ऊपर उठा हुआ है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 और 5 देखते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ मिटाना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 और 5, तो चौथा प्रश्न है अपना, वो है विश्व बैंक के अनुसार विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है। प्रश्न नंबर 4, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार विकसित राष्ट्रों की, विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, कितनी होती है। तो इसका उत्तर अभी आपने यही दिया था, है ना, कितनी होती है, 4,53,000, है ना, 4,53,000, है ना, ये होती है विकसित राष्ट्रों की आय, 4,53,000। ठीक है, तो ये हम ये प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, कई बार हमारे बहुविकल्पी में उसके विकल्प दिए होते हैं, कई बार खाली स्थान में भी वो रिपीट हो जाता है, पीछे भी, यानी एक प्रश्न करीब पूरे पेपर में 2-3 बार रिपीट हो जाता है, तो कुछ 2-1 प्रश्न ऐसे हमें मिल जाते हैं। कई बार किसी के प्रश्न में किसी प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है, तो प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बड़े आसानी होगी करने में। ठीक है, अब अगला जो है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड कौन से हैं। आर्थिक विकास की माप के प्रमुख मापदंड, प्रमुख मापदंड, तो मापदंड क्या है, जो संकेतक दिए हैं सूचकांक में वही आ जाएंगे। पहला है अपना जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, और दूसरा है आपका शिक्षा दर, शिक्षा दर व उच्च नामांकन, यानी आपके उच्च शिक्षा में नामांकन कितने हैं। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा जो है वो है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये इसके आर्थिक विकास के मानक है कि आपका सकल घरेलू उत्पाद कितना है, कुल राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है ना, और जीवन प्रत्याशा कितनी है। मैंने कहा था ना, जब स्टार्टिंग में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 से पहली पंचवर्षीय योजना में तो जीवन प्रत्याशा बहुत कम थी, अब 68 पॉइंट कुछ हो गई है। शिशु मृत्यु दर घटी है, जो 147 थी वो अब 34 हो गई है प्रति 1000 पर, है ना। इसी तरह से सारी चीज़ें बढ़ी हैं और इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास का लक्ष्य पाया है। और तो ये सारी चीज़ें तो बढ़नी स्वाभाविक है। जब हम कोई प्लान करके कोई काम करते हैं कि ये गोल अचीव हमें करना है, यानी अपनी मृत्यु दर कम करनी है, साक्षरता दर बढ़ानी है ना, जीवन प्रत्याशा बढ़ानी है, शिशु मृत्यु दर कम करनी है, शिक्षा की दर बढ़ानी है। तो ये सब के लिए हमने टारगेट किए, उसके लिए हमने शिक्षा पर इतना व्यय किया इस योजना में, स्वास्थ्य पर इतना किया, इस पर इतना किया। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो हालांकि जो टारगेट हम करते हैं वो ना भी मिल पाए, लेकिन एटलीस्ट इसके आसपास हमें उसका टारगेट लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा सौभाग्य भी होता है, अगर सब कुछ परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहें तो सारे लक्ष्य भी और जितना हमने निर्धारित किया उससे अधिक भी लक्ष्य हमें मिल जाता है, परिस्थितियों के अनुसार। जैसे है ना 2020 का पूरा साल चला गया, कोरोना में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो परिस्थितियां भी निर्भर करती हैं आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाने की कोशिश की। आगे भी मैं थोड़ा सा आपको ऐसी गाइड करती रहूँगी, पर आप खुद से करके देखिए। मेरा ये मानना है कि आप खुद से करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई प्रश्न का उत्तर नहीं भी आ रहा है तो हमें 4 में से ये पता होना चाहिए कि ये तो नहीं है। तो बहुविकल्पी में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही लग जाएंगे। तो ठीक है, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ, आगे जैसी जैसी आवश्यकता रहेंगी मैं आपके साथ बराबर से लगी हुई हूँ।